Good morning, students. Welcome back again, Beauty and Wellness series. As you know that for last many days we have discussing about class 11th book. हम 11th क्लास की बुक कर रहे हैं और हम कौन सी यूनिट कर रहे हैं? यूनिट 1 का सेशन 4 कर रहे हैं. तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था सेशन 4 हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क एरिया की हम बात कर रहे थे और उसके अंदर अलग अलग हमारे पॉइंट्स हैं. फायर सेफ्टी हम पहली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, पहले सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं और आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी किस तरह से आपको ध्यान रखना है. अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको आग लग जाती है तो उस समय आपको क्या करना है, क्या रेस्क्यू टेक्निक रहेगी. तो इलेक्ट्रिसिटी अ नेसेसिटी कैन बी फेटल एट टाइम्स. शॉक्स फ्रॉम फॉल्टी और डैमेज इक्विपमेंट कैन कॉज सीवियर इंजरीज. फॉल्टी शॉक फ्रॉम फॉल्टी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे हमारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं या औजार हो सकते हैं, स्पेशली आयनिंग है या ब्लो ड्रायर है, जो कहीं से वो टूट रखा है या उसमें किसी तरह का कोई क्रैक आ रखा है, हो सकता है वहां से क्या लग सके, करंट लगने की संभावना हो सकती है. तो उस हालातों में हमें क्या करना है? डैमेज इक्विपमेंट कैन कॉज सीवियर इंजरीज एंड कैन इवन लीड टू परमानेंट डिसएबिलिटी. हो सकता है परमानेंटली कोई, आपको पता है कि अगर बिजली का झटका लगता है या करंट लग जाता है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हेल्थ को. तो परमानेंटली डिसेबिलिटी हो सकती है. One need to be careful while working around machine or exposed cables. कि जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको बड़े ध्यान से जो भी मशीन्स हैं या जो भी वायर्स आपने देखा है कई बार फैली होती है, तो बड़े ध्यान से आपको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है. सेफ्टी बहुत जरूरी होती है. Safety depend on how one deal with a situation and one's alertness because a harm can be caused by just coming in contact with live parts. क्या होता है कि हो सकता है कोई हमारा पार्ट अचानक से, बिजली का झटका पूछ के लगता है कि मैं लगने वाला हूँ, अचानक से हमारा हाथ है या कोई एरिया अगर करंट के कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल. तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट और वो किसके बारे में है? रिस्क. इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं. द मेन रिस्क एसोसिएटेड हियर इज द डेथ ऑफ अ पर्सन. मेन रिस्क क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आने से क्या हो सकती है? किसी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है. डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफ अ सीवियर, या फिर किसी तरह की कोई इंजरी हो सकती है. सम फॉल्ट कैन इवन लीड टू फायर. और कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जिससे क्या लग सकती है? आग भी लग सकती है. और एक्सप्लोजन्स रिस्किंग द लाइव्स ऑफ अ पीपल अराउंड. अकेला ऐसा नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति को अगर आग लग जाए इलेक्ट्रिसिटी कोई भी फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से, जो आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी क्या बना रहता है? इससे खतरा हो सकता है. हो सकता है वो आग की चपेट में फिर सारे लोग आ जाएं. तो the occurrence of a short circuit in a place having flammable liquid can also lead to a fire. या फिर क्या हो सकता है? कुछ फ्लैमेबल लिक्विड्स होते हैं. अभी हमने ऊपर फायर सेफ्टी के अंदर पढ़ा था कि कुछ ऐसे लिक्विड्स जो बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं? आग को पकड़ लेते हैं. अगर कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स आसपास पड़ी या कुछ ऐसी चीजें, तो आग लगने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है. पीपल एट रिस्क. हम बात कर रहे हैं कि पीपल एट रिस्क, लोगों को नुकसान कैसे हो सकता है, कैसे खतरा बढ़ सकता है. अगर तो प्रॉपर मेंटेनेंस स्टाफ नहीं है वहां पे ध्यान देने के लिए, और दूसरा ऐसे वर्कर्स हमने नहीं रखे जिनको प्रॉपर क्या है, जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग्स ले रखी हैं, जिनको नॉलेज है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, इससे भी खतरा हो सकता है. और जो क्या करते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं उनका मिसयूज करते हैं. या मतलब या तो उन्हें वो चलाने नहीं आते या फिर वो उनके साथ ऐसे ही पंगे
लेते रहते हैं, इसकी वजह से रिस्क का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। तो कॉजेस ऑफ कॉमन हैजर्ड, कुछ कारण क्या है, क्या कारण है, क्यों होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो भी दुर्घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं, उसके कारण क्या है। कॉजेस ऑफ कॉमन हैजर्ड्स, एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लाइक केबल्स, ब्रोकन प्लग्स। आपने देखा है केबल्स होती हैं, बहुत सारी तारें इकट्ठी हो रखी हैं एक ही जगह पे, केबल्स बहुत सारी हैं, या फिर ब्रोकन प्लग्स, प्लग्स क्या हो रखे हैं, टूट रखे हैं, या फिर सॉकेट डैमेज हो रखी है, पूरी जो सॉकेट है वो पूरी क्या हो रखी है, डैमेज हो रखी है, अप्लायंसेस एक्सेट्रा। ये भी कारण बन सकता है, किसका कारण, रिस्क बन सकता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी से। देखिए जैसे ये यहाँ पे बी केयरफुल एक्सपोज केबल, ये यहाँ पे इसको प्रॉपर बंद करना चाहिए था। आप इस पिक्चर में इमेजिन कर पा रहे हो कि ये पार्ट क्या है, खुला है, और कोई अचानक से इसके कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, एकदम से शॉक लग सकता है उस बंदे को, है ना। तो इसीलिए ऐसे पार्ट्स को हमेशा क्या करके रखना चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे कि हमें क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसको करने के लिए। बट पहला था कि एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लाइक केबल्स, ब्रोकन प्लग्स एंड सॉकेट, डैमेज अप्लायंसेस एक्सेट्रा। आपने इस तरह से वायर देखी है, स्पेशली ऑफिस में होता है कि जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, एक ही एक्सटेंशन के साथ बहुत सारे प्लग जुड़े होते हैं, वायर के ऊपर वायर होती है। तो इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ इंसुलेटेड ग्राउंडिंग सिस्टम और अर्थिंग। दूसरा कारण क्या होता है कि जब प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होता, प्रॉपर इंस्टॉल नहीं किया होता चीजों को, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं और जो वायर्स हैं उनको इंस्टॉल नहीं किया गया, प्रॉपर अर्थिंग नहीं है वहां पे, उस वजह से भी क्या हो सकता है, बिजली का झटका या बिजली से कोई भी नुकसान हो सकता है। तीसरा क्या है, इनएडुकेट वायरिंग और डैमेज वायरिंग लाइक क्रैक्स इन केबल्स लीडिंग टू डैमेज इंसुलेशन। हो सकता है कोई वायर है उसके अंदर किसी तरह का कोई डैमेज हो रखा है, डैमेज आप समझ गए, वो पार्ट क्या हो रखा है, या तो टूट रखा है या फिर वो एरिया वहां से अचानक ही आपका हाथ लग गया तो क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। ऐसा हो सकता है कि डैमेज वायरिंग हो सकती है। और नेक्स्ट क्या है, ओवरलोडेड। अभी ये पिक्चर में हमने क्या देखा था, ओवरलोडेड, पहले ही बहुत सारी वायर्स हैं और उसके ऊपर बहुत सारी और वायर्स आ रखी हैं, ओवरलोडेड। लोडेड, अगर ओवरलोडेड वायर्स हैं, सर्किट हैं, विच में लीड टू शॉर्ट सर्किट इन सम केसेस, उसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। आपको समझ आ रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, फॉल्टी इक्विपमेंट। कुछ ऐसे औजार हो सकते हैं जो फॉल्टी हैं, मतलब वो टूट रखी है कहीं से वायरिंग, या स्विच कहीं से टूट रखा है, मान लो आयनिंग है उसका स्विच, जो प्लग है वो क्या हो रखा है, जो पीछे से अटैच है वो टूट रखा है ना। एंड टूल्स, आउटर केबल इंसुलेशन नॉट सिक्योर्ड इनटू प्लग लीडिंग टू एक्सपोज्ड पार्ट, वेट एरिया। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है कि जहां पे आपने मान लो वेट एरिया हो सकता है, एज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेट एरिया हो सकता है, अगर गीला एरिया और आप ऊपर से किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से काम कर रहे हो तो चांसेस ज्यादा हो सकते हैं क्या होने की, शॉर्ट सर्किट लगने के। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, हमने कुछ कारण देखे हैं कि क्या कारण है, क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसी के साथ है हमारा, वो क्या है, इलेक्ट्रोक्यूशन। अब इलेक्ट्रोक्यूशन होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, इन्हीं से बना है, एक वर्ड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन है क्या, व्हेन वन कम्स इन कांटेक्ट विद अ वोल्टेज, जब कोई एक व्यक्ति या कोई भी पर्सन किसके कांटेक्ट में आता है, अ वोल्टेज, वोल्टेज के कांटेक्ट में आता है, हाई इनफ टू कॉज अ करंट, और जो वो वोल्टेज होती है वो बहुत ज्यादा, मतलब वो एक तरह से हाई होती है, कम नहीं होती, क्या होती है, हाई होती है। दोबारा से, व्हेन वन कम्स, कोई भी व्यक्ति कम्स इन कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में आता है, वोल्टेज के कांटेक्ट में आता है, हाई इनफ टू कॉज अ करंट फ्लो, ऐसी वोल्टेज जिसमें से प्रॉपर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, द पर्सन एक्सपीरियंस अ शॉक। अब वो जो व्यक्ति है उसको क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है, और कॉजिंग
अब एकदम से जब उसको झटका लग गया बिजली से, या तो कॉजिंग सीरियस इंजरीज, या तो कोई उस व्यक्ति को सीरियसली कोई इंजरी हो जाएगी, या फिर उसी दौरान उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। इट इज कॉल्ड, और उसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोक्यूशन। ये टर्म आपको समझ आ गई। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसके हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में आता है, और उसके कांटेक्ट में आने से या तो व्यक्ति को कोई इंजरी हो सकती है या फिर व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। यस, द मिनिमम करंट एक्सपीरियंस बाय अ ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे बताया है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कितना करंट बेयर कर सकती है, सहन कर सकती है। द मिनिमम करंट एक्सपीरियंस बाय अ ह्यूमन बॉडी इज 1 मिली एम्पायर, MA बोलते हैं। एंड इफ द पर्सन एक्सपीरियंसेस अ करंट ऑफ 100, यहां पे बात हो रही है 1 की और यहां पे बात हो रही है 100 की। इफ द पर्सन एक्सपीरियंसेस अ करंट ऑफ 100 MA और मोर, इट कैन फैटल। इससे फैटल का मतलब होता है नुकसानदायक। जो चीज क्या है, नुकसानदायक है। अगर व्यक्ति किसके कांटेक्ट में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज है उसके कांटेक्ट में आता है, और जो वोल्टेज है जो एक तरह से फ्लो हो रहा है, किसका, करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, 100 MA है या फिर उससे भी अधिक है, तो वो बंदे के लिए क्या हो सकता है, उस पर्सन के लिए वो खतरनाक हो सकता है। मोर ओवर इलेक्ट्रिक शॉक लीड टू वेरियस, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है किसी को, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उससे लीड टू वेरियस अदर कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन बी सीवियर एंड डैमेजिंग। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया उससे और कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं बॉडी के अंदर, एक व्यक्ति की बॉडी के अंदर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, और हो सकता है वो जो कॉम्प्लिकेशंस आए, कुछ नुकसान हो शरीर के किसी भी पार्ट का, या वो सीवियर हो सकता है, या फिर वो ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल ही उस पर्सन को क्या कर दे, डैमेज कर दे। हो सकता है, अभी यहाँ पे बात कर रहे थे दो तरह से, या तो कोई इंजरी होती है या फिर दूसरी कंडीशन में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इफेक्ट, अभी हमने कॉजेज पढ़े थे, क्या कारण है। अब इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट क्या इफेक्ट होते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, इलेक्ट्रिक शॉक जब किसी व्यक्ति को लगता है तो क्या हो सकता है, सबसे पहला क्या है, बर्न हो सकता है, उसका वो एरिया क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक में लीड टू बर्न विच में बी माइनर और मेजर, कि जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वो कम भी हो सकता है, मतलब जो बर्निंग हुई है एरिया में वो कम भी हो सकती है और वो ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज की, डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज ऑफ द करंट एक्सपीरियंस, कि कितना वोल्टेज उस व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। शॉक अबव 500 वोल्ट कैन कॉज ब्रेक डाउन ऑफ द स्किन। क्या कह रहे हैं कि अगर करंट लगा है वो कितने वोल्टेज का है, 500 वोल्ट का है, कैन कोज 500 वोल्ट कैन कोज ब्रेक डाउन ऑफ द स्किन। क्या हो सकता है, स्किन में ब्रेक डाउन हो सकता है, स्किन में क्या हो सकता है, स्किन में क्या हो सकता है, कैन कोज ब्रेक डाउन ऑफ स्किन एंड इंजरी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स चाहे वो हमारा और चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, हो सकता है अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो किसके कांटेक्ट में आने से, हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में आने से वो डैमेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। बर्न कैन कॉज्ड बाय सच शॉक कैन अफेक्ट द हार्ट टू। अब ये कह रहे हैं कि जो बर्न होता है जब वो एकदम से झटका लगता है, कैन अफेक्ट, किसको अफेक्ट कर सकता है, हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इन एक्सट्रीम केसेस, और कई बार ऐसा होता है ऑर्गन फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑर्गन फेलियर इज फॉलोड बाय द डेथ ऑफ अ पर्सन, और हो सकता है उससे एक व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो पहला इफेक्ट क्या पड़ता है,
बर्न होना। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। क्या है? न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल शॉक कैन also lead to complication in the peripheral and central nervous system। कि जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो क्या करता है? सेंट्रल हमारे जो नर्वस सिस्टम है उस पर भी ये प्रभाव डालता है। एंड दीज में शो अप अर्ली और लेटर इन लाइफ। या तो ये चीजें पहले ही दिखाई देने लग जाती हैं या फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ये इसके इलेक्ट्रिक शॉक के जो इफेक्ट्स होते हैं, वो प्रभाव होते हैं, वो कुछ समय बाद दिखाई देने लग जाते हैं व्यक्ति के अंदर। द नर्वस कंट्रोल ऑफ हार्ट एंड लंग्स में गेट अफेक्टेड। जो हमारी नर्व्स हैं, स्पेशली कौन सी नर्व्स जो किसको कंट्रोल कर रही है? हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को, वो भी इससे अफेक्टेड हो जाती है। किससे? क्या लगा है? मान लो जब व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? फिब्रिलेशन। नेक्स्ट क्या है? फिब्रिलेशन। Fibrillation, and alternating current of 50 or 60 Hz can lead to ventricular fibrillation which is rapid। हो सकता है वो रैपिड हो, बहुत ज्यादा हो, इरेगुलर हो, थोड़ा बहुत ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा। unsynchronized contraction of cardiac muscle of ventricles, it can even stop the हार्ट बीट। कि हो सकता है व्यक्ति की जो हार्ट बीट भी, क्योंकि ये हमारे किससे कनेक्ट है? कार्डियो कार्डियक मसल जो है ये उनसे कनेक्ट है, और जो हमारी किससे कनेक्ट है? हमारे हार्ट से। और हो सकता है इट कैन इवन स्टॉप द हार्ट बीट। व्यक्ति की जो हार्ट बीट है वो भी रुक सकती है। नेक्स्ट क्या है? डैमेज टू बोन्स। किसका डैमेज होना? बोन्स का। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक जब लग जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं व्यक्ति के ऊपर। डैमेज टू बोन्स, इलेक्ट्रिक शॉक लीडिंग टू सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शंस कैन कॉज फ्रैक्चर्स। इससे क्या हो सकता है? फ्रैक्चर्स भी हो सकता है। डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट्स। डिसलोकेशन मतलब कोई ज्वाइंट अपनी जगह से जब क्या हो जाता है? हिल जाता है। डिसलोकेशन, उसकी जो लोकेशन है सही, वो उस जगह से क्या हो गया? हिल गया। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, तो क्या प्रभाव है? डैमेज टू बोन्स, डैमेज टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके किसको डैमेज कर सकता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक कैन ऑल्सो पैरालाइज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसे पैरालाइज कर देता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, अफेक्टिंग द हार्ट बीट और ऑल टुगेदर स्टॉपिंग इट। और क्या कर देता है? उसे हार्ट बीट को अफेक्ट करता है या फिर उसे रोक देता है। सो हमें क्या करना चाहिए? क्या प्रिवेंशन होनी चाहिए? कुछ ऐसी चीजें हमें क्या करें हम कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जाए। प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। शॉक अकर व्हेन अ ह्यूमन बॉडी कम्स इन अ कांटेक्ट विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शॉक लगता कैसे? ये तो अभी हमें पता चल गया कि जब भी कोई व्यक्ति किसके कांटेक्ट में आता है? इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो यूज कर रहा है और एकदम से इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आ गया तो उसको शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिसिटी फाइंड इन पाथ टू द अर्थ थ्रू द ह्यूमन बॉडी। वो एकदम से अपना रास्ता निकाल लेती है। फाइंड इट्स पाथ, कैसे? वो रास्ता बना लेती है। फाइंड इट्स पाथ टू द अर्थ थ्रू द ह्यूमन बॉडी। वो कैसे ह्यूमन बॉडी तक पहुंचती है? वो अपने आप रास्ता बना लेती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल। तो ये बहुत जरूरी है, हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा while working in a place that extensively uses electrical appliances। वो वाली जगह पे जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकता है आइनिंग है, ब्लो ड्रायर है, तो हमें उस वहां पे किस तरह काम करना है। सम प्रैक्टिसेस दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ आर एज फॉलोज। क्या करना चाहिए हमें उस समय? कीप ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अनप्लग्ड। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है आपने उन्हें क्या कर देना है? अनप्लग कर देना। कब? व्हेन नॉट इन यूज, जब आप उन्हें यूज नहीं कर रहे। एट द टाइम ऑफ अ पावर कट, या फिर अगर पावर कट भी लग गया, लाइट चले गई, तब भी आपने उन्हें क्या कर देना है? बंद कर देना है।
दूसरा, एंश्योर दैट एन एक्सटेंशन कोड इज नॉट ओवरलोडेड। अभी ऊपर पिक्चर में भी हमने देखा था जो एक्सटेंशन है वो क्या हो रखी है, ओवरलोडेड हो रखी है, एक वायर के ऊपर एक वायर है ना, तो ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए। क्या, एक्सटेंशन कोड इज नॉट ओवरलोडेड एंड रिप्लेस इट व्हेन इट गेट्स डैमेज। और जब भी आपकी एक्सटेंशन बोर्ड जो है अगर वो डैमेज हो गया तो आपने उसे क्या करना है, चेंज करना है, नया लेना है। पुल आउट द प्लग ओनली आफ्टर टर्निंग ऑफ द स्विच। जब आपने स्विच को बंद कर दिया तभी स्विच जो क्या है, प्लग को बाहर निकालना है। कई लोग आपने देखे वो प्लग को बाहर निकालते हैं और स्विच क्या है, ऑन है, तो स्विच को पहले ऑफ कीजिए एंड देन उसे प्लग आउट कीजिए। थर्ड, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑलवेज नीड टू बी केप्ट अवे फ्रॉम वाटर। दूर होने चाहिए। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिनको आप यूज कर रहे हो उन्हें हमेशा पानी से क्या रखना है, हमें दूर रखना है। डू नॉट कीप और यूज एनी अप्लायंसेस नियर वॉश बेसिन एंड नेवर स्पिल वाटर ऑन देम। कभी भी उनके ऊपर पानी नहीं गिरना, और दूसरा उन्हें वॉश बेसिन जो है हमारे जहां पे पानी होता है उससे दूर रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डू नॉट टच एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विद वेट हैंड। कभी भी गीले हाथों से आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को टच नहीं करना। फिफ्थ, मेक श्योर दैट द इंसुलेटेड ग्राउंडिंग सिस्टम ऑफ अर्थिंग इज फंक्शनल। जो आपकी अर्थिंग सिस्टम है वो फंक्शनल होना चाहिए, वो काम करना चाहिए। एंड नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू रिपेयर एन अप्लायंसेस ऑन योर ओन। कुछ लोग कहते हैं पैसे बचा लेते हैं, वो अपने आप उसे रिपेयर कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आप ही रिपेयर करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप अपनी दुकान खोलो ना। So do not try to repair an appliances on your own. Let an electrical handle the repair work. इलेक्ट्रीशियन है जो वो हैंडल करेगा, आप प्लीज उसके पास चले जाइए, अपने आप उसकी रिपेयर मत कीजिए। कीप द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे जो है उन्हें नहीं पता कि ये कैसी चीज है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी, एक बच्चा जो था वो एक ट्रांसफार्मर के पास से जा रहा था और उसने अचानक से उसको टच कर दिया, और बारिश हो रही थी वहां पे, मैंने वीडियो ही देखी, अचानक से उसने टच कर दिया और एकदम से क्या हो गया, वो बच्चा वहीं पे गिर गया। काफी देर तक उससे कोई बचाने भी नहीं आया और एंड में मुझे लग रहा है कि वो बच्चे की डेथ हो गई होगी। क्योंकि बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, तो हमेशा उन्हें उससे क्या रखना है, आपको दूर रखना है। रेस्क्यू टेक्निक, अगर ऐसा हो जाए किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उस समय हमें क्या करना है। फर्स्ट काम क्या करना है, रेस्क्यू टेक्निक एंड पोस्ट इंसिडेंट मेजर्स क्या होना चाहिए। फर्स्ट, डू नॉट टच अ विक्टिम। विक्टिम मतलब वो व्यक्ति जिसको करंट लगा है उसको टच नहीं करना विद बेयर हैंड। ऐसे ही नंगे हाथों से आपने ऐसे जाके टच कर लिया। व्हेन द पर्सन सफर्स एन इलेक्ट्रोक्यूशन, जब उसको एकदम से करंट लग रहा है, अभी वो करंट के कांटेक्ट में, और अगर आपने उससे टच कर लिया तो आप भी उसके कांटेक्ट में आ जाओगे, तो आपने उसे टच नहीं करना। हाउएवर, ट्राई टू सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ करंट। कोशिश करनी है, कुछ ऐसी चीजें आपके आसपास, कई लोग आपने देखा होगा वो लकड़ी की कोई चीज ढूंढते हैं उसको क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो ट्राई टू सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ करंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेस्क्यू इज सेफ व्हेन पावर हैज बीन कट ऑफ एंड द rescuer is standing on some insulating material known the source of electrocution and then try to rescue the victim. Rescue is safe when power has been cut off. तो सबसे सही तरीका क्या है, आपने सबसे पहले जो मेन स्विचेस हैं उनको क्या कर देना है, बंद कर देना। मतलब पावर की जो सप्लाई हो रही है वो कट हो जाए, तभी उसके बाद आपने उस व्यक्ति को क्या करना है, रेस्क्यू टेक्निक यूज करनी है। मेक अ कॉल टू द इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर इमीडिएटली। उस इमीडिएटली किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो आपने हेल्पलाइन नंबर जो भी है उस पर इमीडिएटली उसी दौरान कॉल करनी है। फोर्थ पॉइंट क्या है, केयरफुल जजमेंट एंड प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। जजमेंट करना और प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। एकदम से कोई व्यक्ति जब कांटेक्ट में आ जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो उस समय आपको ध्यान से क्या स्टेप लेना है ये बड़ा सोचना जरूरी है। अगर आपने भी उसे टच कर लिया तो आप भी उसके कांटेक्ट में आ गए,
तो केयरफुल जजमेंट एंड प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट व्हाइल रेस्क्यू अ पर्सन, डू नॉट प्रोसीडेड इफ नॉट श्योर। अगर आप श्योर नहीं हो तो ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जिससे आपको भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। चेक इफ फॉर इंजरीज, अगर उस व्यक्ति को कोई इंजरीज हुई है तो आपने चेक करना है। देयर कैन बी विजिबल और हिडन इंजरीज लाइक ब्लीडिंग, बर्न्स और फ्रैक्चर्स। हो सकता है कुछ ऐसी इंजरीज हो जो विजिबल हो, जो दिखाई दे, और कुछ ऐसी इंजरीज हो सकती हैं जो ना दिखाई दे। हो सकता है ब्लीडिंग हो या बर्न हो गया हो या फिर फ्रैक्चर हो गया हो। Cover the victim with a blanket to regulate the person's body temperature. आपने उस व्यक्ति को क्या करना है, कवर करना है, किससे, ब्लैंकेट से, ताकि उसका जो टेम्परेचर मेंटेन हो सके। बट डू नॉट कवर इट केस ऑफ लार्ज वाउंड्स और बर्न्स। अगर उस व्यक्ति को क्या हो रखा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और उसमें वाउंड्स हो गए हैं या बर्न हो गया, मतलब स्किन जल गई है, कोई बर्न हो गया है, तो उस कंडीशन में आपने उस व्यक्ति को कवर नहीं करना। स्टे काम एंड मॉनिटर द कंडीशन ऑफ द विक्टिम। और सबसे जरूरी क्या है, काम रहना है और आपने ये सोचना है कि क्या किया जाए जल्दी से जल्दी, कुछ ऐसी चीजें ताकि आप उस व्यक्ति को बचा सको। So thank you so much. I will meet you in the next session. I hope this session is very helpful to you. आपको पता है कि हमने इसको अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहले हमने फायर सेफ्टी की बात की, अब हमने इलेक्ट्रोक्यूशन की बात की, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की बात की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल सेफ्टी के बारे में। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।